नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के करंट अफेयर में। तो दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो आ चुका है 2026 का। इसमें 180 देशों में भारत को 157वां स्थान है वो प्राप्त हुआ है। 2025 में भारत था वो 151वें स्थान पर था। अभी इस साल 6 पायदान और नीचे खिसक करके 157वें स्थान पर आ गया है। अब बात करें इसकी कि ये कौन सी संस्था जारी करती है, तो ये संस्था का नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसको आरएसएफ बोलते हैं। आरएसएफ की फ्रेंच के अंदर ये एक फ्रांस का एनजीओ है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में। तो आरएसएफ को फ्रेंच भाषा में रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स बोला जाता है। तो ये कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। कुल 180 देशों का इसमें अध्ययन किया गया था और भारत का स्थान है वो 157वां है, जो बहुत गंभीर श्रेणी को दर्शाता है। 2025 में 151वां स्थान था, तो ये 6 पायदान हम नीचे खिसक गए, यानी और ज़्यादा बुरी स्थिति हो गई है। अगर बात करें हम हमारे पड़ोसी देशों की, तो उनकी स्थिति हमसे काफ़ी अच्छी है। कुछ देशों की हमसे खराब है। पाकिस्तान हमसे ऊपर है 152वें नंबर पर, नेपाल 87, श्रीलंका 134, भूटान 150, बांग्लादेश 152। ये 5 देश हैं वो भारत से ऊपर है, बेहतर स्थिति में है। जबकि म्यांमार, अफगानिस्तान और चीन ये भारत से नीचे यानी भारत से भी खराब स्थिति के अंदर हैं। बात करें इसमें शीर्ष देश कौन से हैं, तो नॉर्वे, नीदरलैंड, एस्टोनिया ये इसमें सबसे ऊपरी पायदान पर रखे गए हैं। तो ये हो गया अपने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से संबंधित जानकारी। अब है कि पूर्व हाईकोर्ट जज अनुपिंदर सिंह एनसीएलटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। एनसीएलटी क्या होती है? एनसीएलटी की फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स। ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है, यानी ये कॉरपोरेट के जो भी विवाद होते हैं उनको हल करता है। अर्ध न्यायिक का मतलब है इसको कुछ न्यायालय की शक्तियां भी प्राप्त है, जैसे व्यक्तियों को समन करना, सबूत मंगवाना, साक्ष्य मंगवाना, इस प्रकार से, ताकि जो मेन अदालतें हैं अपनी उनका बोझ है वो कम किया जा सके। इसका गठन 1 जून 2016 को किया गया था कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अनुसार। कौन सी समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो जस्टिस वी बालकृष्ण एराडी समिति। इसका उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य है कंपनी के दिवालियापन, समापन और कॉरपोरेट विवादों का समाधान करना। इसके बारे में आप अगर डिटेल में जानकारी चाहते हो तो मेरी जो इंडियन इकोनॉमी की प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैंने एनसीएलटी को डिटेल में समझाया कि किस प्रकार से विवादों का निपटान किया जाता है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। तो एनसीएलटी के अभी नए कौन बने हैं? अनुपिंदर सिंह बने हैं। इनका कार्यकाल है वो 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो रहता है। इसके बाद न्यूज आती है अपनी राजस्थान से, जो बाड़मेर सांचौर बेसिन है, यहाँ से कच्चे तेल के कुएं थे। 36 जगहों से लगभग यहाँ से कच्चा तेल निकाला जाता है। अब तक क्या था? अब तक पचपदरा रिफाइनरी लगने से पहले हम कच्चे तेल का प्रोडक्शन करते थे, उसे अलग अलग राज्यों में, गुजरात वगैरह में जो भी रिफाइनरियाँ लगी हुई थी वहाँ पर बेचते थे क्रूड ऑयल को। वहाँ पर फिर अलग अलग पेट्रोल, डीजल, वैक्सीन वगैरह में, इनको वैसलीन वगैरह में कन्वर्ट किया जाता था। तो हम सिर्फ इसका निर्यात कर सकते थे। अब क्या है, पचपदरा रिफाइनरी लगने के बाद हम इसको प्रोसेस कर सकेंगे, जिससे ये हमारे राज्य के राजस्व में भी बढ़ोतरी करेगा। तो राजस्थान में कच्चा तेल है वो ज़्यादा बाड़मेर सांचौर बेसिन से मिलता है और भारत के कुल उत्पादन में इसका 20 से 25% तक योगदान है। प्रमुख तेल गैस के क्षेत्र कौन से हैं? तो सबसे पहला क्षेत्र खोजा गया था वो था मंगला। 2004 में इसको केरन कंपनी है, केरन ऑयल एंड गैस कंपनी है एक, उसने खोजा था और 2009 में इसका व्यावसायिक उत्पादन, कमर्शियल प्रोडक्शन है वो शुरू कर दिया था। इसके बाद दूसरा स्थान था भाग्यम, तीसरा ऐश्वर्या, लेटेस्ट है रागेश्वरी, जहाँ से केवल गैस का उत्पादन किया जाता है। 2013 में इसने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिखाया था 5,953 करोड़ रुपए का। उसके बाद ये इस आंकड़े को छू नहीं पाई है, क्योंकि 2021 में लॉकडाउन के कारण इसमें वो अपना क्रूड ऑयल था उसकी मांग कम हो गई थी। बीच में फिर जो अरब देशों थे उनमें भी क्रूड ऑयल के जो दाम थे वो घट गए थे, तो इतना रिफाइनर नहीं पहुंचा है। लेकिन पचपदरा रिफाइनरी लगेगी तो हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। फिर अगली न्यूज़ है दोस्तों एमटीपी एक्ट से संबंधित। अभी क्या है कि एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता थी,
उसको एम्स में गर्भपात के लिए जाना था, लेकिन गर्भपात के लिए एम्स वालों ने मना कर दिया। एम्स ने याचिका लगाई कि ये जो गर्भ है ये 24 हफ्ते से ज़्यादा का है तो हम नहीं करेंगे। लेकिन फिर कोर्ट ने इसके याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिए हैं कि आपको गर्भपात करना है एम्स वालों को, क्योंकि 24 हफ्ते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि एक तो जो नाबालिग का रेप होता है तो उसको परिस्थिति को समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर जैसे ही वो न्यायिक प्रक्रिया में आती है, अपनी शिकायत दर्ज कराती है, तो ये समय पर्याप्त नहीं है। और सरकार को भी ये निर्देश दिया है कि एमटीपी एक्ट है उसमें बदलाव किया जाए और ये समय सीमा है वो बढ़ाई जानी चाहिए। ये 15 वर्षीय रेप पीड़िता है, 30 सप्ताह के गर्भ समापन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे। तो एमटीपी एक्ट के बारे में जान लेते हैं। एमटीपी की फुल फॉर्म होती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, यानी प्रेगनेंसी का चिकित्सकीय रूप से उसका समापन करना। ये 1971 में बनाया गया था और लेटेस्ट इसमें 2021 में संशोधन किया गया है। संशोधन के बाद इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं कि गर्भपात की समय सीमा है वो बताई गई है कि 20 हफ्ते का अगर कोई गर्भपात है तो किसी एक डॉक्टर की सलाह पर आप नॉर्मली करवा सकते हो। अगर 20 से 24 हफ्ते का गर्भपात है तो उसको कोई विशेष कंडीशन में ही इंटरटेन किया जाएगा, यानी कोई रेप वगैरह हो गया या कोई ज़्यादा ही असामान्य स्थिति हो गई गर्भ की, लेकिन इसके लिए आपको 2 डॉक्टर की सलाह है वो पेश करनी पड़ेगी। लेकिन अगर 24 सप्ताह से बाद का है, चाहे वो किसी भी श्रेणी का हो, नॉर्मल हो, बलात्कार पीड़िता का हो, तो उसमें अगर गंभीर असामान्य स्थिति है तो फिर राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड है उसके द्वारा ही इसका निर्धारण है वो किया जाएगा। तो ये था एमटीपी एक्ट 1971। अब कुछ करंट अफेयर मुझे मिले हैं जो अपनी साइट्स हैं उनसे। तो अभी जनगणना 2027 है, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रही है। ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना है, क्योंकि इसमें शुरू में 15 दिन तो हमें खुद सेंसस करना है, बाद में सारे जितने भी कर्मचारी वगैरह हैं वो घर घर करने आएंगे। इसके अंतर्गत जाति जनगणना भी होगी जो आज़ादी से पहले हुई थी, आज़ादी के बाद जाति जनगणना नहीं हुई है। प्राचीन काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें जानकारी मिलती है जनगणना की। फिर हमने जो अपना राजस्थान हिस्ट्री का दूसरी वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि अबुल फजल की आईनी अकबरी है, उसमें इसने किसानों की जनगणना की हुई है, गणना की हुई है, तो वहाँ से एक थोड़ा सा हमें सोर्स मिलता है। बात करें हम मॉडर्न इंडिया में, तो सबसे पहले जनगणना हुई थी 1865 से 72 में, लेकिन ये कोई परफेक्ट जनगणना नहीं थी, सभी की नहीं थी, एक अच्छे तरीके से नहीं की गई थी। एक पूरे भारत में एक साथ जनगणना है वो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई, और तब से लेकर हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना हो रही है। 81 से 1881 में हुई, फिर 91, फिर 1901, फिर 1911, फिर 1921, फिर 1931, फिर 1941, उसके बाद हुई 1951। 1951 वाली हुई थी वो हमारी स्वतंत्रता के बाद हुई है। तो स्वतंत्रता से पहले 1 2 3 4 5 6 7 बार जनगणना हुई है, जिसमें से 1921 की जनगणना थी, इसमें जनसंख्या वृद्धि दर है वो क्या आई थी, माइनस में आई थी। और 51 से 61, 71, 81, 91, 2001 और 2011, यानी 1 2 3 4 5 6 7, एक बीच में रह गई क्या कोई? अच्छा, ये 72 वाली गिनती होगी। तो 7 बार हो चुकी है और ये अपनी 8वीं बार जनगणना होगी। 21 में नहीं हुई थी क्योंकि कोरोना आ गया था तो इसको स्थगित कर दिया गया। संवैधानिक स्थिति देखें तो जनगणना है वो संघ सूची का विषय है, 7वीं अनुसूची की 49वीं प्रविष्टि संख्या में इसको दिया गया है। नोडल मंत्रालय रहता है इसका केंद्रीय गृह मंत्रालय, और प्रशासनिक इकाइयों का फ्रोजन स्टेटस है वो 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रशासनिक इकाई जो भी, यानी तहसील बन गए, जिले बन गए ना, अब 1 जनवरी 2026 तक बन गई वो बन गई। अब जब तक जनगणना पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक पूरे भारत में ना कोई नया जिला बनेगा ना कोई नई तहसील बनेगी, यानी किसी भी प्रकार की प्रशासनिक इकाई नई का निर्मित नहीं की जाएगी, ताकि डाटा है उसमें गड़बड़ ना हो। कहीं पर कोई डाटा दिखाए बाद में तहसील नहीं बन गई, फिर उस तहसील में कितने हैं, इस प्रकार से। तो डाटा को एक अच्छे तरीके से रखने के लिए ये उनको फ्रीज कर दिया गया है प्रशासनिक इकाइयों को।
फिर है मिशन मित्रा। मिशन मित्रा क्या है कि जो अपना गगनयान अभियान है उससे पहले कुछ परिस्थितियों को चेक करने के लिए इसरो और इंडियन एयरफोर्स के इंस्टीट्यूट फॉर एयरस्पेस मेडिसिन इनने मिलकर कुछ टेस्ट किए हैं। कहाँ पर किए हैं ये लद्दाख में किए गए हैं। मित्रा की फुल फॉर्म है मैपिंग ऑफ इंटरऑपरेबल ट्रेड्स रिस्पॉन्स असेसमेंट। मैपिंग मतलब है जानकारी कलेक्ट करना, सूचीबद्ध करना। इंटरऑपरेबल मतलब यहाँ धरती पर क्या हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वहाँ अंतरिक्ष में क्या प्रतिक्रिया देंगे, आपसी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करना। रिस्पॉन्स का प्रतिक्रिया, असेसमेंट उनका मूल्यांकन। इसके लिए लद्दाख को चुना गया क्योंकि एक तो ये हाइपोक्सिया वाला क्षेत्र है। हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि जब हमारे शरीर को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, तो लद्दाख में वैसे ही ऑक्सीजन है वो 70% तक है। जैसे यहाँ 100% है, वहाँ 70% ही है। भौगोलिक समानता है कि हमारे जो बाद के अभियान हैं, चंद्रमा का अभियान, मानव अभियान जो हम भेजने वाले हैं, अंतरिक्ष एयरस्पेस स्टेशन बनाने वाले हैं, तो वैसी ही स्थिति है। मनोवैज्ञानिक अलगाव कि वहाँ पर जनसंख्या है वो विरल है ही नहीं, केवल पहाड़ वहाड़ यही हैं, तो एक वैसी परिस्थिति डेवलप हो रही है। तापमान में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है। अंतरिक्ष में, चंद्रमा में वहाँ पर क्या है, एकदम से टेम्परेचर हाई होता है, एकदम से टेम्परेचर है वो डाउन चला जाता है। तो वैसी ही चीज़ें कहाँ पर है, लद्दाख में है। अब जो गगनयान मिशन है वो कितने चरणों में होगा, वो 3 चरणों में होगा। सबसे पहले टेक्निकल जांच होगी, टेक्निकल चेक्स जिसको बोला जाता है। इसमें अपने लॉन्च वाहन LMV-3 है उसकी जांच की जाएगी, और जो अंतरिक्ष कैप्सूल है जिसमें बैठ कर अंतरिक्ष यात्री चक्कर लगाएंगे उसकी जांच की जाएगी। दूसरे चरण में व्योम मित्रा रोबोट को LMV-3 के जरिए भेजा जाएगा, वहाँ पर सेंसर्स लगेंगे, उससे हमें जो डाटा मिलेगा उसका परीक्षण करेंगे। और फिर तीसरे चरण में मानव है उसको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो ये थे अपने आज के करंट अफेयर्स। अगर अच्छे लगे हों तो अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। हमारी चेकलिस्ट प्लेलिस्ट है वो आप चेक कर लेना, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।